चलिए स्टूडेंट्स, अब हम अगली कविता पढ़ेंगे नागार्जुन जी की बादल को घिरते देखा है का अगला भाग, दूसरा भाग हम पढ़ेंगे। अब तक हमने देखा था कि कवि जो है वह वहाँ की सौंदर्य के बारे में, आंखों देखे दृश्य के बारे में वर्णन कर रहा था। पहले कवि ने थोड़ा सा वर्णन करके कहा कि किस तरह से वह सिर्फ कवि कल्पित था, कवि के द्वारा देखा गया था। और अब कवि कहता है कि मैंने वहाँ पर जो देखा उसके बारे में बता रहा हूँ। इससे पहले आपने पढ़ा कि निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीर शैवालों की हरी दरी पर प्रलय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कि जो चकवा चकवी पक्षी है उन्हें चिरकाल से यह अभिशाप है कि रात्रि उन्हें एक दूसरे से अलग रह करके ही बितानी होती है। और जैसे ही सूर्योदय हुआ है तो कवि कहता है कि बेबस उस चकवा चकई का क्रंदन अर्थात रुदन स्वर बंद हो गया है। जो उनका रोना था, एक दूसरे का विरह था, वह समाप्त हो गया है। सारी रात एक दूसरे से अलग रहने के बाद उनका जो रुदन था, क्रंदन था, वह समाप्त हो चुका है। और उस महान सरोवर, कौन से सरोवर का वर्णन है इसमें? मानसरोवर का। उस महान सरोवर के तीरे का अर्थ है किनारे पर, महान सरोवर अर्थात महान सरोवर के किनारे पर शैवालों की हरी दरी पर। कवि क्या कहता है? शैवालों की हरी दरी का अर्थ क्या है कि जो नीचे की तरफ बिछाई गई है, हरी हरी सी दरी है, अर्थात आप ये कह सकते हैं जो हरी हरी घास है, ऐसे दूर से लगता है जैसे हरे रंग की दरी बिछ गई हो। वहां पर उनका, कवि कहता है कि प्रणय कलह छिड़ते देखा, उनकी मधुर प्रणय व्यापार को देखा है। अर्थात पूरी रात्रि एक दूसरे से अलग रहने के बाद चकवा चकवी आपस में प्रातःकाल शैवालों की हरी दरी पर प्रेम अलाप कलह करते हैं, अर्थात प्रेम क्रीड़ा कर रही हैं। कवि कहता है कि मैंने उनको इस तरह से करते हुए देखा, अर्थात प्रकृति का सौंदर्य इतना ज्यादा है। कवि कहता है सारे जो पशु पक्षी है, जीव जंतु है, वहां पर बड़ी प्रसन्नता से एक दूसरे के साथ क्रीड़ा करते हैं। और मैंने मानसरोवर के तट पर बादल को घिरते देखा है। आगे कहता है कवि कि दुर्गम बर्फानी घाटी में, दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्र फुट ऊंचाई पर। दुर्गम का अर्थ क्या है कि जहां जाना संभव नहीं है, ऐसी कठिनाई से जा सकने योग्य बर्फ से बनी हुई घाटी में। शत का अर्थ है 100, सहस्त्र का अर्थ है 1000, 100,000 फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले, अलख का अर्थ है जो दिखता नहीं है, नाभि से उठने वाले निज के ही, अपने ही, उन्मादक का अर्थ है नशीले, परिमल अर्थात पराग की खुशबू जो है, केसर की जो खुशबू है, कि पीछे धावित होकर, उसके पीछे धावित का अर्थ है भाग भाग करके, तरल तरुण अर्थात युवा, कस्तूरी मृग अर्थात हिरण को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कवि कहता है कि जो दुर्गम बर्फानी हिमालय पर्वत की घाटियां हैं, उससे भी लगभग 100,000 फुट की ऊंचाई पर अपनी ही नाभि से, हिरण को कस्तूरी मृग की नाभि अर्थात नाभि के अंदर वो होता है, केसर होता है, लेकिन उसकी सुगंध उसको मदमस्त कर देती है। वह दीवाना होकर उसको ढूंढने के लिए भागता है, कभी इधर भागता है, लेकिन वह खुशबू उसके खुद के अंदर से आती है। पर उस मृग को इस बात का पता नहीं होता, वह खुद पर ही चिढ़ जाता है कि यह क्या हो रहा है, यह खुशबू मुझे कहाँ से आ रही है। उस खुशबू को ढूंढने के लिए वह कभी कहीं भागता है, कभी कहीं भागता है। इसमें स्पेशल कवि ने लिखा है कि निज के ही उन्मादक परिमल को, उन्मादक का अर्थ है कि जो नशा करने वाले हैं, केसर की सुगंध के पीछे भाग भाग करके, तरल तरुण का अर्थ है युवा, कस्तूरी हिरण को मैंने खुद पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। अब कवि आगे कहता है कि मैंने बादल को घिरते देखा है, कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका।
कवि क्या कहता है कि वह धनपति कुबेर, कुबेर किसको कहा जाता है, जो धन का देवता है, और उसकी नगरी अर्थात उसके घर को अलकापुरी कहा जाता है। कवि अब प्रश्न करता है कि धन का स्वामी कुबेर कहाँ चला गया है, उसके ऐश्वर्य की नगरी अलका अब कहाँ है। कवि कहता है नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। कवि कहता है कि इस सुंदरता के सामने कालिदास के आकाश से उतरकर पृथ्वी पर बहने वाली गंगा नदी के जल का भी कहीं ठिकाना नहीं है। कवि स्पष्ट करता है, बार बार कहता है ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर। कवि कहते हैं कि मैंने सभी ग्रंथों में, सभी नाटकों में, सभी रचनाओं में मेघदूत को बहुत ज्यादा ढूंढा, लेकिन उसका आज तक मुझे कहीं पता नहीं चल सका। मेघदूत क्या है, कालिदास द्वारा रचित एक महान काव्य है, काव्य रचना है, संस्कृत में है यह, और उसमें मेघ को दूत बना करके अलका नगरी में समाचार या आप कह सकते हो संदेश भेजा जाता है। तो कवि कहते हैं कि इसकी सुंदरता को देखकर लगता है कि कालिदास ने आकाश मार्ग से बहने वाले गंगा जल का भी अभी कुछ पता नहीं है, न ही मेघदूत का कहीं पर पता चल पा रहा है। मैंने उसको बहुत ढूंढा, इसके बारे में कौन बताएगा कि छाया में मेघदूत कहीं न कहीं बरस पड़ा हो। मेघदूत का पता नहीं लगा आज तक, कौन बताए वह छाया में बरस पड़ा हो, न यहीं पर क्या पता वह मेघदूत ही छाया में होकर के अर्थात उसका ही एक साया यहाँ पर बरस पड़ा हो। कवि कहना चाहता है कि जो सुंदरता, जिस सौंदर्य के बारे में हम अनेक ग्रंथों में पढ़ते थे, सुनते थे, वह सब तो न जाने कहाँ की पुरानी बातें हो गई हैं। लेकिन आज यहाँ की शोभा को देख करके लगता है कि धनपति कुबेर की वह अलका नगरी भी इसके आगे कुछ भी नहीं है। कालिदास का व्योम प्रवाही गंगा जल भी यहाँ पर कुछ नहीं है। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, मेघदूत का कहीं कोई पता नहीं चला है। कौन बताए वह छाया में यहाँ पर ही बरस पड़ा हो। हिमालय पर्वत की प्राकृतिक शोभा, सुंदरता आदि के ऊपर और जो बादल घिरते हैं उनकी शोभा का वर्णन कवि ने बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। अब यहाँ पर आपकी यह कविता पूरी होती है।